वेलकम बैक व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, कुछ अर्सा पहले रिटायर हुए तो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कुछ अर्से बाद कि आमिर साहब यार टैक्स ऑफिस से एक नोटिस आया है। तो मैंने कहा सर आप तो रिटर्न वगैरह टाइम पे जमा करवाते हैं। कहते हैं हाँ यार रिटर्न वगैरह तो मैं जमा करवाता रहा हूँ। ऑफिस है, रिकॉर्ड निकाल के देखा तो उसके अंदर क्या चीज़ मिसिंग थी कि पूरा सर्विस के दौरान उन्होंने अपनी टैक्सेबल सैलरी डिक्लेयर की, अपने एसेट्स वगैरह जो बनाए वो डिक्लेयर किए, लेकिन कोई भी जो गवर्नमेंट की डिडक्शन थी रिटायरमेंट बेनिफिट्स की कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं की। तो डिपार्टमेंट ने देखा कि जब वंस एट वंस बहुत सारी अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस भेज दिया। आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, फॉर इंस्टेंस प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, बेनेवलेंट फंड डिडक्ट होता है, ग्रुप इंश्योरेंस डिडक्ट होती है या और भी कोई कम्युलेशन आपकी डिडक्ट होती है, तो आपको उन सारी चीज़ों को बाकायदा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना है। आज हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल से देखेंगे और एक ये सिनेरियो भी देखेंगे कि अगर आपने ये सारी चीज़ें थ्रू आउट योर सर्विस डिक्लेयर नहीं की 15-20 साल में, ये जितनी भी आपकी सर्विस है, तो वो अब आप किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और एफबीआर के आईआरएस पोर्टल पे ये चीज़ें कहाँ डिक्लेयर होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए कि थोड़ी सी डिटेल्ड हम डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम इसके अंदर लग सकता है। इसमें हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है उनकी टाइप कौन कौन सी होती हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट का प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर के फंड्स होते हैं और ये गवर्नमेंट सेक्टर का फंड होता है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि ये ऑलरेडी आपकी सैलरी में टैक्स हो चुका होता है, इसलिए इसका कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है और ये सारे केसेस में ही ऐसे है, ना यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट है और ना यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है। रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड में डिफरेंस क्या है? अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड प्राइवेट सेक्टर का वो फंड होता है जो आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास लेके जाते हैं और उससे आप इसको अप्रूव करवा लेते हैं इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद। जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है इसको कमिश्नर ने अप्रूवल नहीं दी होती। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो मिला के इसके अंदर, तो फिर इसको अपने पास या किसी बैंक अकाउंट सेपरेट ट्रस्ट की फॉर्म में ये किसी तरह से उसको मेंटेन करते हैं और फिर उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड के केस में ये एग्जैम्प्ट है। जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं वो भी एग्जैम्प्ट है। जो अकमुलेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट या आप जब जॉब छोड़ते हैं मिलता है तो भी एग्जैम्प्ट है। जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है उसमें 1.5 लाख रुपया या 10% ऑफ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्ट। बैलेंस अमाउंट जो है वो फिर आपकी सैलरी बन जाएगी। इसी तरह से जो रिटर्न्स क्रेडिटेड होती हैं जिनको आप प्रॉफिट भी कह सकते हैं, अगर वो प्रॉफिट भी आपके अकाउंट में आया है तो रिटर्न एट द रेट ऑफ 16% और 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। हायर इज एग्जेम्प्ट, बैलेंस अमाउंट फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी में चली जाएगी। जो अकमुलेट अगर ये वाली टैक्सेशन हो चुकी हुई हैं दोनों, तो फिर ये जब कम्युलेटेड बैलेंस मिलता है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, फेयर इनफ। जो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है जो कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किया होता, वहाँ पे एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन के केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। इसी तरह से जब रिटर्न्स आती हैं तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन जब आपको कम्युलेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट जॉब लीव के ऊपर मिलता है तो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी सैलरी में शामिल है वो निकाल के बैलेंस अमाउंट जो है वो सारी टैक्सेबल हो जाती है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड तो ठीक है, फेयर है, ऑलरेडी काफ़ी बेहतर है, तो अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन को अपने फंड को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बेहतर होता है। अब हम आ जाते हैं अपनी केस स्टडी के ऊपर, हम डिटेल से देखते हैं। ये हमारी एक केस स्टडी है जिसमें एक एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट सेक्टर का है या प्राइवेट सेक्टर का है, इर्रिस्पेक्टिव है। हमारा मकसद रिटायरमेंट बेनिफिट्स को फोकस करना है।
इनकी 3 लाख सैलरी है, 6 लाख रुपए इनकी एग्रीकल्चर इनकम है। टैक्स के स्लैब मैंने आपको कहा था हमेशा अपने पास रखिए, ये 23-24 के हैं। यहाँ पे कोई भी स्लैब हो आप अपडेट कर लीजिए, 2400, 2500, 2600 आप अपडेट कर लीजिए और इसको लेके आप आगे चलते रहिए। इनका इतना टैक्स डिडक्ट हो गया हुआ है, बाकी अमाउंट जो है वो रिफंडेबल है। अब हम सैलरी स्लिप को देखते हैं। ये एक बैंकर हैं, उनकी सैलरी है। देखें सैलरी तो सारी की सारी आ रही है, डिडक्शन में क्या है, टैक्स की डिडक्शन है, पी फंड की डिडक्शन है, स्टाफ वेलफेयर की डिडक्शन है, ग्रुप इंश्योरेंस की डिडक्शन है। इसी तरह से ये एक प्रोफेसर साहब हैं 18-19 ग्रेड के, ये उनकी सैलरी है, उनमें भी देखें जीपी फंड की डिडक्शन है, पूरे साल में इनकम टैक्स की डिडक्शन है, बेनेवलेंट फंड की डिडक्शन है, ग्रुप इंश्योरेंस है और कुछ और डिडक्शंस भी हैं। तो ये 2 सैलरी स्लिप्स मैंने इसलिए आपको दिखाई हैं कि आपको आइडिया हो जाए कि ये वाली डिडक्शंस यहाँ पे हो रही होती हैं। जब ये डिडक्शंस यहाँ पे हो रही होती हैं तो इन डिडक्शन को आपको अपनी डिक्लेयर जो रिटर्न है उसके अंदर भी आपको डिक्लेयर करना है, अदरवाइज आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ट्रीटमेंट वही है, ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। ट्रीटमेंट कैसे होगा, अगर आप गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, अगर आपका रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। अब हम अपनी केस स्टडी की वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आ जाते हैं। देखें ये जो साहब हैं इन्होंने थ्रू आउट कभी भी अपनी कोई भी चीज़ जो है वो डिक्लेयर नहीं की थी इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात करते हैं तो उसमें पी फंड है और उसमें इनका बेनेवलेंट फंड है और इनका ग्रुप इंश्योरेंस है। इस साल में इनकी ये डिडक्शंस हैं और ये वाला बैलेंस वो अमाउंट है जो प्रीवियसली कभी भी डिडक्ट हुआ है लेकिन कभी भी डिक्लेयर नहीं हुआ। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से एनालाइज करते हैं। अच्छा जी, जब हमें पता चल गया कि इन्होंने पिछले सालों में ये वाली अमाउंट कभी डिक्लेयर नहीं की और इस साल की इनकी ये डिडक्शंस हैं, तो सबसे पहले तो हम इनके एसेट स्टेटमेंट पे चले जाते हैं। पिछले साल के इनके एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। देखिए घर है, गाड़ी, प्लॉट्स हैं, गाड़ी है और एक इनके पास स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस डिक्लेयर कर रहे थे, हर साल जो प्रीमियम पे करते हैं वो यहाँ पे आ रहा होता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि ना कभी इन्होंने प्रोविडेंट फंड डिक्लेयर किया, बेनेवलेंट फंड डिक्लेयर किया, ना ग्रुप इंश्योरेंस डिक्लेयर की। तो आप क्या करेंगे कि इनकी पिछले साल की वेल्थ ले लेंगे, उसमें इस साल की इनकम डाल लें, उसमें से इनके पर्सनल एक्सपेंसेस, इसके अंदर टैक्सेस भी शामिल हैं, ये आगे, ये इनके बच्चों की फ़ीस है, एक BScs कर रहा है, एक जो है A लेवल में बच्ची है, इन्होंने अपनी फ़ीसें यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। इनके पास ये नेट जो एक्रेडिटेशन यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आप आगे लेके चले तो फिर आपने इनका जो स्टेट लाइफ का प्रीमियम था ये यहाँ पे निकाला और उसको यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह से प्रोविडेंट फंड आपकी कैश आउटफ्लो है और यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर ऐड हो रहा है। इसी तरह से आपका बेनेवलेंट फंड वो भी इसके अंदर पिछले साल में ऐड होगा। इसी तरह से ग्रुप इंश्योरेंस है वो भी यहाँ पे ऐड होगी। वेल्थ स्टेटमेंट को पहले रिकनसाइल कर लें, फिर मैं बताता हूँ। बैंक बैलेंस इतना पड़ा हुए हैं, 2 अकाउंट और बैलेंस अमाउंट इनकी कैश है, वेल्थ रिकनसाइल है। ये वाला डिफरेंस मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस करें कि पिछले सालों में इन्होंने कभी ये तीनों चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, तो इनको हम वेल्थ रिकन्सिलेशन में एक रिकन्सिलेशन की आइटम बनाएंगे। आपने क्या करना है, 25 लाख, 1.5 लाख और 3,50,000 के अंदर इस साल की एडिशंस डाल के आप इनको एसेट्स बना लें। अब हम देखते हैं कि ये वाले एसेट्स जो हैं आयरस में जाके कहाँ पे डिक्लेयर होंगे। अच्छा जी, क्विकली मैं आपको बताता हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट में इनको कहाँ डिक्लेयर करना है और जो 30 लाख का हमारा रिकन्सिलेशन का डिफरेंस था वो कहाँ पे करना है। आप अपनी एसेट स्टेटमेंट में आए, बिल्कुल उसी तरह से जहाँ पे आप वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एसेट स्टेटमेंट में आते हैं वहाँ पे एसेट्स डालें, अपने आप सारे के सारे बैंक अकाउंट डालें। यहाँ पे देखें आप स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टोटल बैलेंस लिखा हुआ है हमने। इसी तरह से यहाँ पे आएगा, ये देखें, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रोविडेंट फंड, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ बेनेवलेंट फंड, एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस। ये जब आपकी चीज़ें डिक्लेयर होंगी ये वाली, तो कल को आपके पूरे एसेट्स रिकनसाइल हैं और आपको अगर रिटायरमेंट के टाइम पे जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे यहाँ पे डिक्लेयर्ड होंगे। वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी, आप उसको रिकनसाइल करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपको किसी भी किस्म का कोई नोटिस आने का चांस नहीं है। अभी तक चूँकि आपने ये रिकनसाइल नहीं किए हुए थे तकरीबन 30 लाख रुपए की अमाउंट, तो ये आप अपनी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जाएंगे और यहाँ पे जाके अदर्स में एक अमाउंट आप 30 लाख रुपए की ऐड कर दें। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे ये वाली एडजस्टमेंट इन इनफ्लो में यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे आप लिख दें कि जी मेरे प्रीवियस जो बैलेंसेस हैं वो उनको हम रिकनसाइल कर रहे हैं। यहाँ पे प्रीवियस बैलेंसेस ऑफ फंड्स,
ये इस तरह से करके भी आप अपने चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे ये 30 लाख यहाँ की बजाय यहाँ पे डाल दें, तो आपको किसी किस्म के नोटिस की प्रेपरेशन ऑलरेडी इन हैंड मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ ऑन ऑथेंटिक टैक्स चैनल।